हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। एक नए टॉपिक के ऊपर MCO3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको वन बाय वन, ये 3 से 4 पार्ट्स में आएगी वीडियो। कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझाया जाए, ठीक है। तो मेरे को भी एक्चुअली थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली ऑफिस का भी देखना होता है, थोड़ा बहुत और भी काम होता है, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। वैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, और जो इम्पोर्टेंट है ना मैं पहले उसको निपटाऊंगा, क्योंकि जो इजी है, थोड़े मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, तो मेरे को लगता है कि वो बाद में दे दी जाए तो वो ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अब जैसे बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, ठीक है। देखो, अब उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है इंडेक्स नंबर होता क्या है। देखो, मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा BSE, निफ्टी, सेंसेक्स। हम कहते हैं ना कि यार सेंसेक्स के 800 अंक से ऊपर हो गया, सेंसेक्स बढ़ गया, 500 अंक से नीचे आ गया। ये क्या है? ये जो 500 अंक बोल रहा हूँ ना मैं, 500 नंबर्स है, जो डिजिट है ना, ये यही इंडेक्स नंबर है। थोड़ा ढंग से बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है इंडेक्स नंबर में, जैसे एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने बोला भाई साइकिल की प्रोडक्शन है, साइकिल की प्रोडक्शन पिछले साल से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अब साइकिल के प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। क्या पता हरकुलिस की जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट आई हो, क्या पता एवोन की जो है प्रोडक्शन उसमें डिक्रीमेंट आई हो, क्या पता कोई और फलाना कंपनी है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रही हो। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट बोला तो सबकी कुछ इंक्रीज ही हुआ होगा। एक वर्ड इसमें यूज होता है एवरेज, एवरेज इंक्रीमेंट हुई है। इसका मतलब कोई कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ी है, किसी की कम भी हुई है, बट सबको मिलाया जाए ना तो जो इंक्रीमेंट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। ये आया। अब इसमें क्या होता है, हम जैसे बात करते हैं, अब कपड़े की बात करते हैं, तो कपड़े के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर। कपड़ा बोलते हैं ना, मीटर कपड़ा। कोई वजन वाली चीज़ होगी, आलू हो गया, कुछ भी चीज़, उसको बोलते हैं केजीज। तो कहने का मतलब यूनिट्स यूज़ हो रही है। जब हम पहले बात करते थे यूनिट्स यूज़ होती थी, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि 500 यूनिट या 500 मीटर सेंसर के पॉइंट ऊपर चले गए? जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं ना, कोई भी यूनिट यूज़ नहीं होती। फर्स्ट चीज़, कोई भी यूनिट यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रॉपर आपका प्योर नंबर होता है। उसके ब्याह पे आपको पता चलता है, आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरी बड़ी है या घटी है, मेरा पिछले साल क्या था, अब क्या हुआ है, ठीक है। आप इसे ये पता लगा सकते हो। तो इसमें कोई भी यूनिट यूज़ नहीं होती, तो इससे सबसे बेनिफिशियल चीज़ इसकी यही है। हम बहुत सारी डिफरेंट यूनिट वाली चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट सबकी सेम कर देता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं एक तीसरा पॉइंट, ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। जिसके अंदर होता क्या है, देखो मैंने क्या बोला, स्पेशलाइज्ड एवरेज क्यों है भाई? आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा, क्योंकि ये सारी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स होती है उसको ये हटा देता है, यूनिट खत्म, एक प्योर नंबर आ जाता है प्रॉपर, ठीक है। अब हम्म, अब इसमें क्या लिखा है? हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ लेवल्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स अंडर टू और मोर सिचुएशंस। जो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। और जो मैंने आपको पूरा बताया वो आपको एक थ्योरेटिकल, मैंने डिफरेंट दो दो तीन तीन एग्जांपल के साथ बता दिया कैसा है। अभी हम इसको और भी आगे पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में क्लियर हो जाएगा ये इंडेक्स नंबर है क्या। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसका हम फीचर्स भी बोल सकते हैं बेसिकली। पहला क्या है? प्योर नंबर है। मैंने आपको क्या बोला, ये एक नंबर होता है प्योर, ठीक है, एक नंबर है। मैंने बोला 500, 500 मीटर सीटर कुछ नहीं है इसके पीछे, सिर्फ ये नंबर है। 10 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया, 300 नंबर हो गया। जैसे हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हम बोलते हैं क्या? CPI। CPI 500 है 2020 में, 2021 में क्या हुआ? 600 पहुंच गया। तो क्या हुआ? ये इंक्रीमेंट हुआ। ये 500 और 600 क्या है? ये इंडेक्स नंबर है भाई, ठीक है। अब ये पता लगेगा 500 और 600 ये कैसे आए हैं, क्या है इनके ऊपर पूरा गेम, ठीक है। दूसरा क्या है? कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड फार्मूला। इसका एक प्रॉपर प्री डिटरमाइंड फार्मूला है जिसको मैं आगे के लेक्चर्स में लाऊंगा, बट अभी हमें ये देख के चलना है। देखो मैं आपको फिर बोलूँगा, जो हमारा पेपर होता है ना उसमें हम मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे। हमें पता होना चाहिए कि भाई देखो कुछ भी चीज़ है, इंडेक्स नंबर है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सबको पता है। और ये ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, ये पहले से डिटरमाइन किया जाता है। तीसरा, जनरेटेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक टाइम टू टाइम, 2010, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। ये कहने का मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं? पहली चीज़, डिसीजन मेकिंग पे आता है। अब डिसीजन मेकिंग को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा भाई ये क्या गेम है, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बुक में भी मिलेगा,
ऑल्दो उधर से ही लिया है मैंने, क्योंकि मैं भी स्टडी मटेरियल से ही पढ़ता था, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली अपने टाइम पे भी, ठीक है। और अपने टाइम में मतलब 2020 में मेरा क्लियर हुआ है जनवरी में, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के चलते हैं। एक बोला इसने कि एन इंडिविजुअल अर्न 100 रुपये इन द ईयर 1970। 1970 में 100 रुपये एक बंदे ने कमाए, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल है, कोई 100 रुपये, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये ही कमाया उसने, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। और उसकी अर्निंग 300 रुपये थी इन द ईयर 1980, ठीक है। और उनकी अर्निंग थी 300 रुपये। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैंने क्या बोला, एक इंडिविजुअल ने 100 रुपये कमाए 1970 में, ठीक है। और उसी आदमी ने 300 रुपये कमाए 1980 में, मतलब कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद वो 300 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, एक लेमैन के दिमाग में। इफ ड्यूरिंग द पीरियड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 400, मतलब कि पहले जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 100 रुपये था, अब कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। मतलब भाई अगर उसकी इनकम बढ़ी है तो उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि जो आपके खर्चे उस टाइम थे, अब आपके जो खर्चे अब है ना, उसके बीच में एक कंपैरिजन बताता है। अब मैंने बोला पहले मेरा 1970 में क्या आता था, 100 आ रहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हुई है। इसका मतलब कि जो आपके अब खर्चे हैं ना और चीज़ों के दाम है ना वो बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, देन द कंज्यूमर इज नॉट एबल टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज विद 300 रुपये। मतलब कि जो पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, अब वो 300 रुपये में भी नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि सीपीआई बढ़ गया मेरा, ठीक है। ये जो सीपीआई के आगे ये 100 से 400 लिखा है ना, यही जो नंबर्स है ना, यही इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, दिस मीन्स द रियल इनकम हैज़ डिक्लाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, हम रियलिटी में तो हमें ये दिख रहा है कि भाई 100 से 300 इनकम होगी, मेरी 200 रुपये बढ़ गए, बट जो रियल इनकम है ना, जो असलियत में इनकम है, जो मैं अभी पहले मैं दूध लेता था 10 रुपये का, मान के चलो, अब मुझे दूध पड़ रहा है 15 रुपये का, ठीक है। अगर मेरी इनकम पहले 10 रुपये थी और अब 12 होगी, तो उसका मतलब क्या, मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ी है, मैं घाटे में हो गया, क्योंकि पहले 10 रुपये में मैं 10 रुपये का दूध या 5 रुपये का दूध लेता था, ठीक है। अब 12 रुपये होगी तो मैं 11 रुपये का दूध ले रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके जो आसपास के चीज़ें की जो प्राइस है ना वो भी तो बढ़ गए यार। हमें उसका भी तो इम्पैक्ट देखना है, हमें ये नहीं देखना कि भाई मेरी इनकम बढ़ गई तो यार सब कुछ हो गया। अरे तेरी इनकम बढ़ी तो तेरे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो तेरे खर्चे हैं सेम प्रोडक्ट पे, वो भी तो बढ़ गए ना, ठीक है। हाँ, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो मैंने बोला हमें निकालना है रियल इनकम कितनी है मेरे 1980 में। जैसे मैंने रियल इनकम निकाली थी भैया, मेरी 1970 में थी 100 रुपये, ठीक है, मैंने 100 रुपये निकाली थी। अब मेरी हमें निकालना है, देखो एक्चुअल इनकम इन 1980 में मेरी एक्चुअल इनकम कितनी, 300 रुपये। मैंने बोला तो 100 से 300 हुए 300 रुपये। अपोन में क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ 1980। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 400 रुपीज़। इसका मतलब जो ये आंसर आया है ये आया ₹75। इसका मतलब क्या है कि आप 1970 में असलियत में रियल इनकम 100 रुपये कमा रहे थे, और वही 1980 के अंदर आप वो जो रियल इनकम है वो 75 रुपीज़ कमा रहे हो। इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि 200 रुपये बढ़े हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर 200 रुपये नहीं बढ़े, हम बल्कि 25 रुपये माइनस में चले गए रियलिटी में, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है इसके अंदर। अब इसमें देखो ये लिखा ना, वी कैन ऑल्सो से डैट बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज इवन दो हिज इनकम हैज़ इंक्रीज हिज परचेजिंग पावर हैज़ डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है भाई, पहले मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद पा रहा था, लेकिन आज मेरे 300 रुपये होने के बाद भी मैं 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि भाई प्राइस का इन्फ्लेशन हुआ ना, ठीक है। आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, कुछ ज़्यादा इतना डीप था नहीं, बट जब भी मेरे को लगा इंपॉर्टेंट तो मैं सोचा यार ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद पेपर में बना कर आओगे। इसमें कोई टिक मार्क वाला पेपर नहीं है जो यार 4 ऑप्शन देखे कर दिया आपने, ठीक है। इसमें लिख के आना ही पड़ेगा आपको, तो आपकी जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा लिख सकते हो। दूसरा क्या पॉइंट था भाई इसका, यूजेस में वेज एंड सैलरी नेगोशिएशंस। हम जब देखते हैं कि एक बंदे की जो सैलरी होती है वो बहुत सारे डिपेंडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। हम एक बोलते हैं बेसिक पे, बेसिक पे के बाद डियरनेस अलाउंस, होम क्या कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब इन्फ्लेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस लगते हैं उसके अंदर। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस लगते हैं गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, या कोई भी कंपनी कैसे डिसाइड करती है, ये इंडेक्सेस के थ्रू करती है। वो ये देखते हैं कि आज से 6 साल पहले इतना इंडेक्स चल रहा था और आज बढ़ गया है, तो लोगों की इनकम में कुछ परसेंट बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो इंडेक्स के अंदर उन पर्टिकुलर कोटेशंस के अंदर, जैसे मैंने बोला 2010 के अंदर एक डीएनएस अलाउंस था 25% ऑफ द बेसिक पे,
लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि भाई 2010 के अंदर आज के अंदर ना हमारी जो महंगाई ये सब कुछ बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो डियरनेस अलाउंस था उसका 25% से जगह वो 30% कर दिया बेसिक पे का। ठीक है, आपकी बेसिक पे भी बढ़ेगी, क्योंकि हर साल जब हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब आपने 25 to 30 कर दिया तो आपकी ओवरऑल सैलरी में इंपैक्ट क्या है, आपकी ओवरऑल सैलरी इंक्रीज हो गई, जिससे कि आप आज की कंडीशन के अंदर कोप अप कर पाओगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, वेरियस इंडाइसेस आर यूजफुल फॉर गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग टैक्सेशन, वेजेस एंड सैलरीज, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, कस्टम पॉलिसीज। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज है। जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना, हम जो बजट देखते हैं, ये सारे इनके बेस पे फॉर्म होती है इंडेक्सेस के थ्रू। ठीक है, हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ और रीजन। हमें ये लगता है, देखो यार, एक कहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो एक्स सिटीज़ होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, उनकी जो इनकम होती है ओवरऑल, हम जो सैलरी की बात करते हैं जो हमें इन हैंड मिलती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू दी गांव के एरिया हो गया, या कोई राजस्थान हो गया, या कोई ऐसी जगह होगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उधर के फैसिलिटीज़ होती है, मेट्रोपॉलिटन है तो भाई उधर खर्चे ज़्यादा होंगे, रेंट, हाउस का जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से वो सैलरी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि भाई अगर एक्स सिटीज़ के अंदर हो, एक्स का मतलब सबसे टॉप सिटी में आया, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, तो उसके अंदर उसको इतना पे मिलेगा। ठीक है, इतना परसेंटेज डियरनेस अलाउंस का मिलेगा। जैसे जैसे वो सिटी कम करते जाएगा कैटेगरी में, वो उसको कम मिलता जाएगा। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसके बेसिस पे ही। अब BSc सेंसेक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होगी, सारे इस पे फॉर्म होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, या पॉइंट बना के लिख सकते हो उसमें। यूजफुल टू कोरिलेट इंडेक्स रिलेटेड टू वन इंडस्ट्रीज टू द इंडेक्स ऑफ अनदर इंडस्ट्री और एक्टिविटी। मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक इंडेक्स निकाला तो उससे एक ही चीज़ के बारे में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें, इफ़ द इंडेक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज राइजिंग, मतलब मैंने बोला भाई अगर कंस्ट्रक्शन का मैंने देखा कि 3 सालों से हर बार 20-25%, 25-27% कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे यह पता है कि अगले साल भी कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होगा। ये मैंने ट्रेंड लगाया एनालिसिस। तो इससे क्या डिमांड हुई कि भाई जो सीमेंट की जो इंडस्ट्री है ना, उसकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि भाई जब हर बार 25-25% का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब आपको जो पहले कैपेसिटी इंडस्ट्री की थी, सीमेंट की यूज़ हो रही थी, उससे ज़्यादा चाहिए होगी, ब्रिक्स उससे ज़्यादा चाहिए होगा, इन सब का भी ग्रोथ होगा। मतलब हमने कंस्ट्रक्शन से लेकर हमने क्या, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही थी, उससे क्या निकला, उससे निकला कि भाई ब्रिक्स की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, सरिया की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी मैंने कोशिश करी कि आपको जितना आराम से बता सकता हूँ, ढंग से बता सकता हूँ बताया। बाकी जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।